सरकार क्या है, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, और हम क्यों मतलब बिना सवाल किए इसके बनाए ट्रैफिक लाइट से लेकर टैक्स तक के सारे नियम मानते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन की दुनिया में सदियों से पूछे जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि एक ज़माने में इन सारे बड़े सवालों का जवाब एक ही जगह आकर रुक जाता था, धर्म और ईश्वर। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी बात मानो, बस बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन फिर एक विचारक आए, थॉमस हॉब्स, जिन्होंने कहा नहीं, हम इसे विज्ञान की नज़र से देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉब्स ऐसा क्यों सोच रहे थे। वो कोई शांत लाइब्रेरी में बैठकर फलसफे नहीं लिख रहे थे। सही बात है। उन्होंने अपनी आंखों से इंग्लैंड को गृह युद्ध की आग में जलते देखा था। एक ऐसा भयानक दौर जब राजशाही और संसद के समर्थकों के बीच सत्ता के लिए एक खूनी संघर्ष चल रहा था। अरे बाप रे। याद तक कि राजा चार्ल्स प्रथम का सर कलम कर दिया गया था। चारों तरफ अराजकता, डर और अस्थिरता का माहौल था। यानी समाज का जो पूरा ढांचा होता है वही टूट चुका था पूरी तरह से। और हॉब्स को लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी के पास इस सवाल का कोई तार्किक, कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है कि राज्य आखिर है क्या और उसका असली मकसद क्या है। मतलब सब अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से लड़ रहे थे। हाँ, इसी समस्या का हल खोजने के लिए उन्होंने अपनी मशहूर किताब लेवायथन लिखी। उनका मिशन था, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे थे, वैसे ही वो राजनीति के कुछ सार्वभौमिक नियम खोजना चाहते थे। तो इस अराजकता को समझने के लिए हॉब्स हमें कल्पना करने को कहते हैं। मान लीजिए हम टाइम मशीन में बैठकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई अदालत, कोई नियम नहीं है। कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हॉब्स इसी दुनिया को प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई खुशनुमा जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस स्टेट ऑफ नेचर की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ हर इंसान के पास एक प्राकृतिक अधिकार है, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने का अधिकार। कुछ भी? कुछ भी। इसे आत्मसंरक्षण का अधिकार कहते हैं। अगर आपको जिंदा रहने के लिए किसी और की चीज चुरानी पड़े तो आप चुरा सकते हैं। अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि नैतिकता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं। हॉब्स के हिसाब से उस अवस्था में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सही और गलत के नियम तो समाज बनाता है, और वहां कोई समाज ही नहीं है, कोई शासन करने वाला नहीं है, कोई जज नहीं है। हर व्यक्ति खुद ही अपना जज है। और यही इस अवस्था की सबसे बड़ी और भयानक समस्या है। लेकिन क्या इंसान स्वभाव से इतना स्वार्थी होता है? मतलब कई लोग तो मानते हैं कि इंसान मूल रूप से सहयोगी होता है, मिलकर रहना चाहता है। क्या हॉब्स इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। हॉब्स ये नहीं कह रहे कि इंसान जन्म से बुरा है या शैतान है। वो कह रहे हैं कि इंसान दो मूल भावनाओं से चलता है। एक है इच्छा, मतलब सुख देने वाली चीजों को पाने की चाहत। अच्छा। और दूसरी है घृणा, यानी दुख देने वाली चीजों से दूर भागने की प्रवृत्ति। अब मुश्किल ये है कि सुख देने वाली चीजें जैसे अच्छा खाना, सुरक्षित जगह, संसाधन, ये सब सीमित हैं, लेकिन इन्हें पाने की इच्छा हर किसी में है। और हर कोई इन्हें पाने की होड़ में लग जाएगा। ठीक यहीं से समस्या शुरू होती है। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पर लगभग बराबर हैं। हो सकता है कोई शरीर से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन दूसरा दिमाग से ज्यादा तेज हो सकता है और कोई साजिश रचकर उसे हरा सकता है। कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो हमेशा सुरक्षित महसूस कर सके। इस बराबरी और सीमित संसाधनों की वजह से तीन चीजें पैदा होती हैं। पहली, प्रतिस्पर्धा, यानी चीजों को हासिल करने की होड़। दूसरी, असुरक्षा, यानी जो हासिल कर लिया है उसे बचाए रखने का डर। और तीसरी, संघर्ष। संघर्ष? वो क्यों? अपनी इज्जत और रुतबा बनाए रखने की लड़ाई, ताकि कोई आप पर हमला करने की हिम्मत ना करे। तो ये किसी एक व्यक्ति के बुरे होने की बात नहीं है, ये तो सिस्टम की मजबूरी है। अगर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा। आपने एकदम सही पकड़ा। ये इंसान के चरित्र की नहीं, हालात की मजबूरी है। इसे ऐसे समझिए, जब किसी बड़े चौराहे पर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है तो क्या होता है? भयंकर जाम लग जाता है। हाँ, हर कोई जल्दी निकलना चाहता है और नतीजा होता है भयंकर जाम और एक्सीडेंट का खतरा। कोई कितना भी अच्छा या सब्र वाला ड्राइवर क्यों ना हो, उस अराजकता में वो भी अपनी गाड़ी पहले निकालने की कोशिश करेगा। सही बात है। हॉब्स के लिए स्टेट ऑफ नेचर वैसा ही एक अंतहीन ट्रैफिक जैम है।
बस वहां गाड़ियों की जगह इंसान है और दांव पर उनकी जिंदगी लगी है। इसीलिए हॉब्स कहते हैं कि ये हर किसी का हर किसी के खिलाफ युद्ध है। वाकई ये तस्वीर तो किसी हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। इसी संदर्भ में हॉब्स का वो बहुत मशहूर कथन आता है ना, कि ऐसी अवस्था में जीवन कैसा होगा। हाँ, उनका वो विख्यात वर्णन है कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान का जीवन एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और क्षणिक होगा। चलिए इन शब्दों को थोड़ा समझते हैं। एकाकी मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आप हमेशा अकेले हैं। दीन मतलब गरीबी, क्योंकि जब कोई भी आपकी मेहनत का फल छीन सकता है तो कोई खेती या उद्योग क्यों करेगा। घिनौना और पाशविक मतलब जानवरों जैसा जीवन जहां सिर्फ ताकत का राज है। और सबसे डरावना क्षणिक, आपकी जिंदगी कभी भी किसी भी पल खत्म हो सकती है। कोई विकास नहीं, कोई कला नहीं, कोई समाज नहीं, बस अपनी जान बचाने का एक लगातार बना रहने वाला डर है कि इंसान भले ही अपनी इच्छाओं और डर से चलता हो, लेकिन उसके पास एक और चीज है जो जानवरों के पास नहीं है, विवेक, यानी तर्क करने की क्षमता, रीजन। तो हमारा अपना दिमाग ही वो चाबी है जो हमें इस नर्क से बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल, इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये समझ जाता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जीना असंभव है। जिस आत्म संरक्षण के अधिकार के लिए ये सब हो रहा है, उसी पर सबसे ज्यादा खतरा है। ये तो एक विरोधाभास हो गया, है ना? इसी तर्क से इंसान कुछ नियमों की खोज करता है, जिन्हें हॉब्स प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये कानून किसी ईश्वर ने या किसी राजा ने नहीं बनाए हैं। ये तर्क और विवेक के सिद्धांत हैं जो हर समझदार इंसान खुद खोज सकता है। तो ये प्राकृतिक कानून क्या है? क्या ये कोई लंबी चौड़ी नियमों की किताब है? हॉब्स ने तो ऐसे 19 कानूनों की सूची दी है, लेकिन हमें बस 2 को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सब उन्हीं से निकलते हैं। अच्छा, पहला और सबसे बुनियादी कानून है, हर इंसान को शांति खोजनी चाहिए जहां तक उसे मिलने की उम्मीद हो, और अगर शांति न मिल सके तब उसे युद्ध के हर साधन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये तो बहुत सीधा साधा तर्क है। शांति सबके हित में है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि मैं शांति कैसे खोजूं जब मुझे डर है कि सामने वाला मुझ पर हमला कर देगा। और यही दूसरा कानून काम आता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहता है, शांति और आत्मरक्षा के लिए एक इंसान को अपने कुछ भी करने के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, बशर्ते कि दूसरे लोग भी ऐसा करने को तैयार हों। अच्छा, तो यहाँ एक शर्त है, बशर्ते कि दूसरे भी ऐसा करने को तैयार हों। मतलब मैं अपनी बंदूक नीचे रखने को तैयार हूं, पर तभी जब आप भी अपनी बंदूक नीचे रखें। एकदम। अगर सिर्फ मैं ही ऐसा करूंगी तो मैं तो और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाऊंगी। एकदम सही। और इसी शर्त से एक समझौते की जरूरत पैदा होती है। एक ऐसा समझौता जहां हर कोई एक साथ अपने असीमित प्राकृतिक अधिकारों को त्यागने के लिए राजी हो जाए। तो एक तरफ इंसान को शांति चाहिए और दूसरी तरफ उसे अपना असीमित अधिकार छोड़ना होगा। ये तो एक दुविधा हो गई। लगता है यहाँ किसी तरह के सौदे या अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और यहीं से सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार आता है ना? बिल्कुल। स्टेट ऑफ नेचर के नर्क से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। सभी लोग मिलकर एक समझौता करते हैं, लेकिन ये समझौता बड़ा अनोखा है। लोग आपस में एक दूसरे से ये वादा करते हैं, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या इस सभा को सौंपता हूं, इस शर्त पर कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंपोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी समझौता लोगों के बीच हो रहा है, किसी शासक के साथ नहीं। लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर अपनी ताकत किसी एक को दे देते हैं जो हम सब पर शासन करेगा। हाँ, और इसी समझौते से राज्य, सरकार या उस केंद्रीय सत्ता का जन्म होता है जिसे हॉब्स एक बाइबल के समुद्री दैत्य का नाम देते हैं, लेवायथन। लेवायथन। इसी को वो संप्रभु या सॉवरेन भी कहते हैं। इस एक समझौते के जरिए बिखरी हुई भीड़ एक एकजुट समाज या कॉमनवेल्थ में बदल जाती है। तो ये संप्रभु या लेवायथन कौन है? कोई राजा, कोई संसद, और इसका काम क्या है? हॉब्स के अनुसार ये संप्रभु कोई एक व्यक्ति हो सकता है, यानी राजशाही, या कुछ लोगों का समूह हो सकता है, मतलब अभिजातंत्र, या फिर सभी लोगों की सभा हो सकती है, मतलब लोकतंत्र। पर हॉब्स किसे बेहतर मानते थे? हालांकि हॉब्स व्यक्तिगत रूप से राजशाही को सबसे बेहतर मानते थे। उनका तर्क था कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने से फैसले जल्दी और असरदार तरीके से लिए जा सकते हैं, जबकि समितियों में अक्सर आपसी फूट और देरी होती है। और इस संप्रभु का मुख्य काम क्या है? सीधी सी बात है, शांति बनाए रखना।
जिसके लिए ही तो साला समझौता हुआ था। उसका मुख्य और एकमात्र काम है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। इसके लिए उसे कुछ शक्तियां मिलती हैं। अब वही कानून बनाएगा। अच्छा। वही तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्या न्याय है और क्या अन्याय। समाज की नैतिकता के सारे मानक अब संप्रभु तय करेगा। वही सेना को नियंत्रित करेगा, युद्ध और शांति का फैसला करेगा और टैक्स लगाएगा। संक्षेप में उसके पास सारी शक्तियां होंगी। यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। एक निरंकुश सत्ता, एक एब्सोल्यूट पावर, ये सुनने में तो तानाशाही जैसा लगता है। क्या हम अराजकता से बचने के लिए एक तानाशाह को स्वीकार कर रहे हैं? ये हॉब्स के सिद्धांत का सबसे विवादास्पद और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हॉब्स का जवाब है हाँ। उनके लिए एक शक्तिशाली निरंकुश शासक अराजकता से हमेशा बेहतर है। याद कीजिए, समझौता लोगों ने आपस में किया था, संप्रभु के साथ नहीं। इसका मतलब है कि संप्रभु उस समझौते या कानून से ऊपर है। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है सिवाय ईश्वर के। तो संप्रभु तो अपनी मनमानी कर सकता है, वो कोई भी कानून बना सकता है और हमें उसे मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर लोग संप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वो समझौता टूट जाएगा और सब लोग वापस उसी भयानक स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। ओह। उस निरंतर युद्ध की स्थिति में हॉब्स के लिए संप्रभु की आज्ञा न मानने का मतलब है समाज को तोड़ना और अराजकता को वापस बुलाना। इसलिए शासक चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगे, अराजकता उससे कहीं ज्यादा बुरी है। लेकिन इसकी कोई सीमा तो होगी। क्या हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें सरकार की बात माननी ही होगी? मान लीजिए संप्रभु मुझे ही मारने का आदेश दे दे, तो क्या मुझे चुपचाप मर जाना चाहिए? जिस जान को बचाने के लिए मैंने ये समझौता किया था, वही अब खतरे में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर हॉब्स एक बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीमा तय करते हैं। याद कीजिए, लोगों ने समझौता क्यों किया था? अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए थे सिवाय एक के, आत्मसंरक्षण का अधिकार। ये अधिकार उन्होंने कभी किसी को नहीं सौंपा। अच्छा, तो ये अधिकार अभी भी मेरे पास है? हाँ, ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए यदि संप्रभु स्वयं आपके जीवन के लिए सीधा खतरा बन जाए, यानी आपको मारने का आदेश दे, या आपको ऐसी किसी लड़ाई में भेजे जहां मौत निश्चित हो, या आपको खुद को नुकसान पहुंचाने को कहे, तो उस एक स्थिति में आपको उसकी आज्ञा ना मानने का अधिकार है। अच्छा। क्योंकि ऐसा करने से समझौते का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसी एक शर्त पर विद्रोह जायज है। बाकी हर स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए आज्ञा का पालन अनिवार्य है। तो हॉब्स हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं, एक डरावनी, अराजक, प्राकृतिक अवस्था से शुरू करके जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करके इससे निकलने का रास्ता खोजता है, जो है सामाजिक समझौता। और इस समझौते से एक शक्तिशाली, लगभग असीमित शक्तियों वाले संप्रभु या राज्य का जन्म होता है। उनके लिए सरकार की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। बिल्कुल। हॉब्स का पूरा तर्क एक तरह से बहुत निराशाजनक लेकिन बेहद व्यवहारिक है। वो कह रहे हैं कि इंसानी समाज की नींव उम्मीद या अच्छाई पर नहीं बल्कि डर पर रखी है। अराजकता और हिंसक मौत का डर। हाँ, और इसी डर से बचने के लिए हम एक जरूरी बुराई को जन्म देते हैं, जो है राज्य। हमारी आज़ादी उस सुरक्षा की कीमत है जो हम चुकाते हैं। राज्य की शक्ति का स्रोत लोगों की सहमति है, लेकिन ये सहमति डर से पैदा हुई है। और हमें राज्य के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि विकल्प इससे कहीं ज्यादा भयानक है। उस स्टेट ऑफ नेचर में वापस लौटना कोई नहीं चाहेगा। हॉब्स का सिद्धांत हमें सुरक्षा और व्यवस्था के महत्व को बहुत गहराई से समझाता है। खासकर जब हम दुनिया में आज भी गृह युद्ध या असफल राज्यों को देखते हैं तो हॉब्स की बातें सच होती दिखती हैं। सही है। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अराजकता के डर से बचने के लिए एक निरंकुश शासक को अपनी सारी शक्तियां और स्वतंत्रताएं सौंप देना कितना सही है? क्या व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देना एक खतरनाक सौदा नहीं है? हॉब्स हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने को कहते हैं। उन्होंने अपना जवाब दे दिया, लेकिन हर व्यक्ति और हर समाज को इस सवाल का जवाब शायद खुद ही खोजना पड़ता है कि इस सौदे में वो कितनी कीमत चुकाने को तैयार है।